राजस्थान में मौसम बदला है और कहीं बारिश हो रही है, कहीं बिजली चमक रही है तो कहीं मेघों की गर्जना हो रही है। ऐसे ही राजनीति के रंग भी देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने मुख्यमंत्री के कामकाज को लेकर, सरकार के कामकाज को लेकर, प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर खूब गर्जना की, मुख्यमंत्री को खूब घेरा। क्या कहा गुलाबचंद कटारिया ने और किस प्रकार से सरकार के कामकाजों को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को घेरा है, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। इस स्टेट का मुखिया स्वयं गृह मंत्री होते हुए भी उसके राज्य में इतनी दरिंद्रपूर्ण घटना हो रही है और वो अपना श्रीमुख नहीं खोल रहा है। मैं उससे ही चाहता हूँ कम से कम वो बच्ची आपकी और मेरी है जिसको 7 लोगों ने रेप किया और 3 स्थानों पर रेप किया, उसको एक शब्द तो बोलो नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजनीति के जादूगर माने जाते हैं, विकास की गंगा बहा रहे हैं वो राजस्थान में। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने उनके कामकाज को लेकर सवाल खड़े किए हैं कि जिस तरह से राजस्थान में महिलाओं के अपराध बढ़े हैं और मुख्यमंत्री का मौन रहना और अपराधों पर नियंत्रण नहीं करना उनको ही नहीं पूरी राजस्थान की जनता को खल रहा है। मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगने पर क्या कहा गुलाबचंद कटारिया ने? अरे इस्तीफा तो जनता अपने आप ही मांग रही है और ये स्वयं ही उस लाइन में जा रहे हैं। ये जो कुश्ती लड़ रहे हैं ना, ये जो इन्होंने विषय छेड़ दिया पर आप उसी को हाईलाइट करोगे। ये बेमौसम बारिश क्यों हुई? किसने पूछा था कि अभी दूसरा सदन बनाओ? किसने मांग की थी आपसे? अचानक रात को उठे और सपने में से ये कैसे आया? यहाँ गुड़ और लगा दिया, न खा सको न रो सको, इसके कारण से आज ये विषय उठा है। बाकी तो बेमौसम बारिश है। तो कटारिया ने भले ही मुख्यमंत्री के कामकाजों को लेकर उन्हें घेरा हो, लेकिन एसीबी के कामकाजों पर उनकी तारीफ भी की और सीख भी दी। ने जिस प्रकार के काम करके जिस संगीन मुकदमे बनाए हैं उसके लिए मैंने विधानसभा के तौर पर भी एसीबी की तारीफ की है। मैंने कहा कम से कम कोई आईजी को पकड़ सके, कोई एसपी को पकड़ सके, कोई कलेक्टर को पकड़ सके, इतनी हिम्मत जुटाए तो निश्चित रूप से बना। लेकिन ये जो केस अभी जो बना है इसमें न कोई कंप्लेनेंट है। मैं और आप जैसे बात कर रहे हैं, मेरे घर आप आए और मेरे से बात करते करते आपने कोई स्टिंग ऑपरेशन कर दिया तो क्या उसके आधार पर एसीबी मुकदमा बना सकती है? एसीबी का दायरा नहीं, एसीबी के 3 मुकदमे बनाने के दायरे हैं। अगर उसको ट्रैप करना है तो शिकायतकर्ता होगा, शिकायतकर्ता के आधार पर उसकी जो टेलीफोन है वो एपी में जाएंगे और उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग बनेगी। रिकॉर्डिंग बनने के बाद जब लेन देन होगा तो उस लेन देन वाले पॉइंट पर जा करके एसीबी छापा मारकर उसको पकड़ेगी। ये तो ट्रैप हुआ। आय से अधिक सीमा का केस दर्ज होगा। अगर कोई शिकायत करता है तो आय से अधिक सीमा का आंकलन किया जाएगा और पद का दुरुपयोग किया तो राज्य कर्मचारी कर सकता है। जो गवर्नमेंट सर्वेंट या पब्लिक सर्वेंट, ये सब पब्लिक सर्वेंट है, हम भी पब्लिक सर्वेंट है, सरपंच भी पब्लिक सर्वेंट है। एसीबी का दायरा यहाँ तक है, इसके बाहर के किसी व्यक्ति का दायरा एसीबी की सीमा में नहीं आता। अब आप सुनिए कटारिया की पूरी प्रेस वार्ता। शिकायत किसको करनी और शिकायत कौन सुने? ये दुर्भाग्य है राजस्थान का कि राजस्थान का गृह मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री है और स्वयं मुख्यमंत्री होने के कारण से जो लॉ एंड ऑर्डर की दुर्गति इन पिछले 2.5 सालों में हुई है उसको न कोई सुनने वाला न कोई समझने वाला। और वो तो केवल और केवल 15 महीने से क्वारंटाइन में है। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में ये पहला मुख्यमंत्री होगा जो 15 महीने तक 8 सिविल लाइन से बाहर नहीं निकल पाया और लोगों को उपदेश देता है। अब जो डॉक्टर, जो नर्स एक बार नहीं 2 बार कोविड में आ गए, उन्होंने निकल करके फिर से अपनी सेवा प्रारंभ कर दी। लेकिन आपने तो सचिवालय में सीएमओ में जाने की भी हिम्मत नहीं जुटाई और ऐसी स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर की जो दुर्गति बनी है, जनता रोए तो किसके सामने जाके रोए? मैं केवल महिला अपराध के बारे में राजस्थान के मुख्यमंत्री को आगाह करता हूं कि अगर तुम्हारे मन में इन महिलाओं के प्रति थोड़ा सा सम्मान हो तो इस अलवर वाली घटना ने एक बच्ची को 3 जगह सुपुर्द किया जैसे कोई खिलौना हो
पहले उन्होंने रैप किया, फिर दूसरों को सुपुर्द कर दिया, फिर तीसरों को रैप कर दिया। अगर वो मेरी बच्ची होती, मेरे परिवार की बच्ची होती तो मुझको कितनी पीड़ा होती। मुख्यमंत्री जी इस जगह ध्यान लगाओ। अगर वो बच्ची किसी गरीब की नहीं होकर के हम जैसे बड़े लोगों की होती तो कितनी दर्दनाक घटना है और रोंगटे खड़े करने वाली घटना है। लेकिन आपने उस पर भी भगवान की कृपा से दिन भर वीसी में लगे रहते हो। एक वीसी में उसके भी 2 सहानुभूति के शब्द बोलकर कुछ कार्रवाई करने के लिए कहते तो भी मुझे दुख नहीं होता। मैं बहुत दुखी मन से आज मुख्यमंत्री जी आपको आगाह कर रहा हूँ कि आपने राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जितनी एक तरह से असंवेदनशीलता दिखाई है वो राजस्थान के लिए बहुत ही शर्मनाक बन रही है। सारे देश में राजस्थान के लोग थू-थू कर रहे हैं। कभी राजस्थान महिला अपराध की दृष्टि से जब मैंने चार्ज किया था तब वो दूसरे नंबर पर था महिला अपराध में। मैंने प्रयत्न करते करते मॉनिटरिंग किया और उसको 4थे स्थान पर ले गया और अभी हमारा महिला अपराध की दृष्टि से राजस्थान फिर से दूसरे नंबर पर आ गया है। और विशेष करके बलात्कार में हिंदुस्तान में नंबर 1 पर अगर कोई राज्य है तो वो राजस्थान। अब मैं ये सरकार के आंकड़े आपको दे रहा हूँ और मुख्यमंत्री चाहता हूँ कि मेरे इन आंकड़ों का खंडन करके कम से कम कुछ जवाब दो तो मेरे मन को संतोष होगा कि वास्तव में मुख्यमंत्री ने मेरी बात को सकारात्मक लेकर इसका कोई परिणाम लाने का प्रयास किया। मैं आपको केवल मई का बलात्कार के केस बता रहा हूँ। राजस्थान में हुए थे 390 मई में, यही मई 21 में। और अभी जून के जो आंकड़े आए हैं वो है 561। एक महीने में 171 बलात्कार घटनाएं ज़्यादा राजस्थान में रिकॉर्ड हुई, जो लगभग 43% है। इसी तरह से दूसरा, महिलाओं के प्रति और अपराध ले सके तो अपहरण को ले ले। वैसे तो सभी प्रकार के अपराधों के भी आंकड़े हैं, लेकिन अपहरण में भी मई महीने में अपहरण राजस्थान में हुए थे 329 और अभी जून महीने का जो आंकड़ा है जो हुआ है वो 527, लगभग 60% अपहरण बढ़े एक महीने में। और अगर पूरा का पूरा अपन हिसाब लगाएं तो मैं सोचता हूं कि महिला अपराध मई से लेकर के इस जून तक जो अपराध बढ़े हैं वो 69% महिला अपराध बढ़ा है। इसका मतलब है रिकॉर्ड बना है। कम से कम इस पर एक निगाह डालो और इसके बारे में कोई पुख्ता व्यवस्था करने का प्रयास करो। अगर अपन साल के हिसाब से तुलना करें 19 में जून तक क्या हुआ, 20 में जून तक क्या हुआ, 21 में जून तक महिला अपराधों के बारे में क्या स्थिति रही है, तो मैं आपको बताता हूँ। 2020 के जून में जो अपराध रिकॉर्ड हुए थे, पिछले साल इनकी सरकार थी, हमारी सरकार से तुलना करेंगे जब तो ये आंकड़े और भी अधिक हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इनकी सरकार से तुलना करते हैं। पिछली बार जून 20 तक अपराध हुए थे राजस्थान में 14,284 और अभी इस 21 में जून तक जो अपराध रजिस्टर्ड हुए हैं वो 18,633। इसका मतलब इसी सरकार के जून तक के आंकड़े 20 के 21 से तुलना करें तो 30% महिला अपराध जो है वो बढ़े हैं। अगर आप इसी तरह से आप बाकी चीज़ों में देखें, इसी तरह से पेंडेंसी भी इनकी बहुत अधिक है। जो अपराध घटित हो जाते हैं मैं सोचता हूँ या तो FR हो जाएगी या उसमें चालान पेश करने की स्थिति हो जानी चाहिए। और 6 महीने में महिला अपराध की पेंडेंसी है 35%, जो सामान्यतः बहुत अधिक लगती है मुझे, जिसके बारे में सरकार को निश्चित रूप से चिंता करनी चाहिए। अगर आपको टोटल अपराध के बारे में बताऊं तो राजस्थान में टोटल अपराध की स्थिति इनकी डॉक्यूमेंट जो हर महीने पब्लिश करते हैं वही डॉक्यूमेंट में पेश कर रहा हूँ। मेरी तरफ से कोई आंकड़ा नहीं, सरकारी आंकड़े को ही मैं रख रहा हूँ। तो 20 जून और मई का मैं बता रहा हूँ, यानी 21 का मई महीने में जो अपराध दर्ज हुए हैं, टोटल अपराध सभी प्रकार के, महिला अपराध नहीं, टोटल अपराध जिसमें सब आ गया, तो 12,251 अपराध थे मई में और जून में बढ़कर के हो गए 17,467। इसका मतलब सभी प्रकार के अपराधों में एक महीने में 42% की बढ़ोतरी है, जो चौंकाने वाली है। कभी 2%, 5% बढ़ोतरी तो होती है, लेकिन 42% की बढ़ोतरी है। इसी तरह से अगर आप पूरे साल की तुलना करो 2020 में, वो तो मैंने केवल एक महीने की तुलना की थी,
मई और जून की। ये जो तुलना मैं बता रहा हूँ वो आपको मैं कह रहा हूँ कि पूरे 2020 के जून तक जो अपराध रजिस्टर हुए थे वो 46,392, और अभी जो जून का ख़त्म हुआ था 21 का, उसमें हुआ है 1,05,21 अपराध। इसका मतलब 16% अपराधों में वृद्धि हुई वहाँ तक भी ठीक है। अब मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से कि आपने कभी इसके बारे में सोचा था कि एक महिला जो बांगड़ हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी और आपकी जो एम्बुलेंस गाड़ी थी, उस एम्बुलेंस गाड़ी में उसने केवल भूख के लिए कुछ मिलेगा खाना इस कह कर के आपने उस बच्ची को अंदर बिठाया, वो प्रेग्नेंट थी और उसके साथ गैंग रेप हुआ। सारे राजस्थान ने सुना। आपने अपने मुख्य शब्द से क्या कहा उसके बारे में यार, ये जानना चाहते। आपने देखा होगा भरतपुर में आईजी दफ्तर के बाहर एक पिता उसकी बच्ची के बलात्कार के विरोध में भटक के जब थक गया तो आत्महत्या करने पहुंचा था ना, आईजी के ऑफिस के सामने आत्महत्या करने का प्रयास किया। उसके बारे में आप एक शब्द नहीं बोलते हो। चलो छोड़ो, आप जहां से चुन के आते हो जोधपुर की घटना, उस पर तो कम से कम आप अपना श्रीमुख खोल के, एक शिक्षक एक नाबालिग बच्ची को जिसको पढ़ाता है उस बच्ची के साथ ही रेप करता है। बच्ची इस डर से कि फेल कर देंगे इसलिए नहीं बोली, लेकिन जब उसको पेट में दर्द हुआ तो घर वालों को बताया तो उसका टेस्ट हुआ तो वो 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसके बारे में भी आप कुछ नहीं कहना चाहते। चलो छोड़ो, ये गोगुंदा तो अपने ही ज़िले में है। गोगुंदा की घटना आपने और मैंने सबने पढ़ी है। उसको पढ़ने के बाद मैं सोचता हूँ कि शर्मसार नहीं होता है सारा क्षेत्र, जो भी उसको सुनते हैं और समझते हैं। यानी गोगुंदा में जो रैप हुआ है वो बड़ा अजीब है। एक कोई नौकरी पेशी माँ है, वो चली जाती है दफ्तर, पीछे उसकी बच्ची रहती है, उसको लगातार लंबे समय से उसके साथ बलात्कार हो रहा था, लेकिन वो भय के कारण से बता नहीं पाई। लेकिन जब उसे दर्द हुआ तो उसने अपनी माँ को बताया, तो माँ जब उसको हॉस्पिटल ले गई तो वो गर्भवती थी। अब इस प्रकार की घटनाएं घट जाए, यहाँ तक भी समझ में आता है कि घट गई, लेकिन जो एक्शन चाहिए ना वो तो सरकार का काम है। हमने भी इसी प्रकार से घटनाएं, आपने देखा हो सीकर की मेरे टाइम पर एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप हुआ था। रेप की घटना ने हमको शर्मसार किया। हमने उसके लिए स्पेशल टीम लगाई, 7 दिन में चालान किया और लगभग 2.5 महीने में उसको आजीवन कारावास दिलाया। मेरी मुख्यमंत्री जी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस प्रकार के दरिंद्रपूर्ण घटना, इस अलवर की घटना ने तो सबका दिल तोड़ दिया। एक बच्ची जो किसी पशु को बांधने के लिए बाहर निकली थी, उसको लोग उठा ले गए, उसका एक जगह रेप हुआ, फिर उन्होंने दूसरी जगह सुपुर्द किया, फिर दूसरी जगह रेप हुआ, फिर उसके बाद तीसरी जगह सुपुर्द किया, तीसरी जगह रेप हुआ, जैसे कोई खिलौना था। अगर इस प्रकार के कृत्य करने वाले लोगों को भी अगर आप कठोर तक सजा दिलाने के लिए डेट टू हिनवाई करनी पड़े, भले ही हाईकोर्ट के जज को आपको स्पेशल रिक्वेस्ट करनी पड़े, और ऐसे केस में जो भी आपकी तैयारी है 10 दिन 5 दिन जो आपको केस के जो कुछ डॉक्यूमेंट इकट्ठे करो कर लाजिए, लेकिन जब आप कोर्ट में सुनवाई करो तो फिर उसका अंत करने के बाद ही, उसमें फैसला देने के बाद ही कोर्ट उसमें से उस केस को छोड़े, तब तो इन दरिंदों को ये पता लगेगा कि जो सज़ा है ना, वो हमने फांसी की सज़ा का भी व्यवस्था राजस्थान में की है। केंद्र सरकार के निर्देश के आधार पर भी मध्य प्रदेश ने की, हमने भी की। ये फांसी की सज़ा भी इनको हो सकती है, लेकिन ये आपकी मानसिकता होता। तो वास्तव में लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से केवल आलोचना करने की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। कारण यह है कि ये ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ अपराध हो सकता है, ऐसी गारंटी मैं भी नहीं दे सकता हूँ कि कभी अपराध होगा ही नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन अपराध होने के बाद उसका कितना क्विक एक्शन होता है, एक तो उस पर डिपेंड करता है, और फिर क्या है कि डे टू डे हियरिंग में करके इनको महीने 2 महीने 3 महीने में यस और नो सजा अगर दिला दी जाए तो एक भय क्रिएट करने का काम करेंगे, तब जाकर के कानून व्यवस्था ठीक चलेगी। और कानून व्यवस्था की मॉनिटरिंग करे कौन? जब राज्य का मुखिया ही गृह मंत्री हो, शिकायत करे तो किसी कोई दूसरा गृह मंत्री होता तो मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी भी लिखते कि भैया क्या हो रहा है,
लेकिन जब स्वयं मुख्यमंत्री इस डिपार्टमेंट का मुखिया, तब शिकायत करने के लिए कहाँ जाएं? हमने राज्यपाल को इसके बारे में ज्ञापन दे दिया, हमने समय समय पर धरने प्रदर्शन इसके बारे में किया है। और अभी जो युवा मोर्चे का जो घटना जयपुर की हुई है, वो झालरा पाटन में एक निम्न मतलब जो शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति था, उसकी हत्या हो गई। उसके विरोध में अगर जाकर के ज्ञापन देना या उसकी मांग करना कोई अपराध है क्या? इतना जल्दी केस में क्यों आ जाते हो? लाठी चलाना पड़े यार। आदमी तो 5, 50, 100, 200 होते हैं। तुम अपनी वोट 4 गुनी लगा दो, एक एक उठा करके अंदर डाले, गाड़ी में लेके चला जाए। लेकिन बिना बात के उसको उस रूप में देने से लाभ क्या मिलेगा? मैं सोचता हूँ अगर विरोध को इस ढंग से दबाओगे, कानूनी कार्रवाई करो, उनके खिलाफ केस बनाओ, उनको उठा ले जाओ, उनको जेल भेज दो, ये तो आप कर सकते हो। आपकी संख्या इतनी अधिक है कि आंदोलन करने से तो आपकी संख्या ज़्यादा ही है। कम से कम उतना प्रयोग भी करोगे तो मैं सोचता हूँ आंदोलन करने वालों की मानसिकता भी समझ में आ जाएगी और आंदोलन का जो पर्पज है जनता को जागृत करना, वो भी हो जाता। लेकिन उसके विरुद्ध भी जिस प्रकार से करते हैं तो हाथापाई होती है, डंडे चलते हैं। चले कोई बात नहीं, हम तो ऐसा मानते हैं डंडा चलना कोई आंदोलन को कमज़ोर करने का कारण नहीं होता है। पर मैं सोचता हूँ अनायास क्यों चले? आपके पास इतनी फोर्स है, आप उनको घेर करके भी, संभाल करके भी, उठा करके भी, तोप करके भी, टांगा टोली करके भी आप उनको ले जाने की क्षमता तो रखते थे, तो डंडा चलाने की जरूरत क्या पड़ती? मैं उनसे पूछता हूँ कि कभी भी कोई रेप हो गया और कोई दर्ज करना है तो क्या गुलाब चंद जी के ज़माने में रेप दर्ज नहीं करते थे? ऐसा बहादुर कोई है क्या कि कोई रेप की घटना दर्ज करना है और उसके बाद दर्ज न करे और हमारे पास पहुँचने के बाद वो बच के निकल जाए? छोटे मुकदमे कम दर्ज हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, समझ में आ सकता है। लेकिन इस प्रकार के गंभीर, मैंने तो आपको 2 ही आंकड़ा दिया, मैंने अपहरण का दिया और 2 ही आंकड़े दिए हैं। क्या इसको कोई ना कर सकता है कि थाने पर अगर कोई रिपोर्ट दे करके आए तो अब वो ना नहीं कर सकता है? रिपोर्ट की एक तरह से उसको रसीद मिलती है और उसके कारण से उसका हक बनता है। अगर वो नहीं भी करता है ना तो एसपी के पास देने के बाद भी वो रजिस्टर्ड हो जाता मुकदमा। मुकदमा के बारे में हमारे टाइम पे ही हो गया तो क्या हमने मुकदमे पे रोक लगा रखी थी कि अपराधी को बचाना हमारा धंधा था क्या? अपराधी को बचाना हमारी ज़िंदगी में धंधा नहीं रहा। मैं 8 साल तक गृहमंत्री रहा हूँ। अगर किसी ने माँ ने दूध पिया हो तो बताओ कि एक भी कोई अपराधी छोड़कर सड़क पे चलता हो, बच्चा भी मेरे पास आया हो और उसको मैंने न्याय देने की कोशिश नहीं की। ना बीजेपी कांग्रेस नहीं देगी, मैंने अपराध को देख करके काम किया है। तौर तरीका है वो तो मैं अपना नहीं सकता, पर अगर कहीं इस प्रकार की घटना होती तो इसको ध्यान से देखना हम सबकी ड्यूटी है। वो कहते थे तो उनको मुबारक, पर मैं इस बात की चुनौती देता हूँ कि मैंने एज ए गृह मंत्री जितनी मॉनिटरिंग की है और जितनी मीटिंगें की है, प्रति महीने मेरे सारे अधिकारियों से बैठ करके सारे राजस्थान की एक एक थाने तक की रिपोर्ट देने का काम हर महीने की जो तारीख मुझे सूटेबल होती है। दूसरा, कोई जिला संभाग ऐसा नहीं था जिनमें जनप्रतिनिधियों के साथ आमने सामना बैठ करके खेरवाड़ा थाना भी डिस्कस किया कि वहाँ किस प्रकार के अपराध होते हैं। साल में 2 राउंड करने की कोशिश करता था, पर लगभग 1 पूरा हो जाता था, दूसरा पूरा नहीं होता था। बराबर करता था और मॉनिटरिंग के कारण से। और मैंने सबको ग्रेडिंग देने का सिस्टम हिंदुस्तान में अगर कहीं शुरू किया तो मेरे यहाँ किया। मैं प्रति महीने थाने को भी ग्रेडिंग देता था कि राजस्थान में मेरे टाइम पे 861 थाने थे, उसमें से कौन सा थाना सबसे अच्छा नंबर 1 पे रहा और कौन सा 600 पे रहा और कौन सा 700 पे और कौन सा 861 पे है। इसी तरह से 44 एसपी थे, 44 एसपी की भी हर महीने रैंकिंग निकाल करके डिक्लेयर करता था अखबार में कि अलवर फर्स्ट पे आया था या उदयपुर था या चित्तौड़ था। तो एक दूसरे में कंपटीशन का भाव पैदा हुआ और उसके कारण से सुधार का रास्ता बना। इस डिपार्टमेंट में अधिकारी वही रहेंगे, हम बदल जाएंगे, अधिकारी नहीं बदलता है। उस अधिकारी से काम लेने के लिए समय शक्ति लगानी पड़ती है, तब जाकर के चलता है। सिंह जी ने बोया था, आपने इन कंपनियों से रिटर्न डॉक्यूमेंट ये तय किया था कि प्राइस बढ़ाने का काम कंपनी स्वयं करेगी, इन मापदंडों के आधार पर करेगी, और इसलिए उसके बाद हर महीने आपने रेट कम और ज़्यादा होने का क्रम चालू हुआ था। नहीं, वही क्रम चल रहा अभी भी, कोई नया तो हुआ नहीं, बदला नहीं, ये बात जरूर आप कह सकते हो। लेकिन राजस्थान के पास एक अधिकार है और वो है वेट का।
हिंदुस्तान में सबसे अधिक वेट 36% अगर वेट कहीं है पेट्रोल पर तो केवल और केवल राजस्थान में है। डीजल पर 26% का वेट है तो राजस्थान में है। हमारे बाजू के गुजरात में आपको 10 रुपया लीटर कम में पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है। हरियाणा में मिलता है, दिल्ली में मिलता है। स्टेट जो बाजू के हैं, हमने इनसे इतनी प्रार्थना की कि आपकी आमदनी में कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि जैसे जैसे आपको पैसा बढ़ रहा है उसके कारण से आपका परसेंटेज के हिसाब से वो पैसा आपको मिल जाएगा। कम से कम आप आलोचना करने वाले बहादुरों इतना ही काम करो कि कम से कम आजू बाजू की जो स्टेट है उसके बराबर आपका डीजल पेट्रोल रहे, तो ये ब्लैक नहीं होगा और हमारा पेट्रोल पंप जो सड़क जो किनारे पर लगे हुए हैं वो मरेंगे नहीं, जिंदे रहेंगे। फर्दर इस तरह की जो में सरकार को इस कोरोना के समय में भी पैसा भी चाहिए ना। अब कोरोना का मैनेजमेंट के लिए आपको 1 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा, मतलब पिछले साल 2020 में अगर आप तुलना करो तो हिंदुस्तान का मेडिकल का बजट 94,000 करोड़ था। 21-22 का इस कोरोना के महान संकट के कारण से 2,23,000 करोड़ रुपए का सेंटर का बजट बना है। अभी 35,000 करोड़ रुपया केवल वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने और एक्स्ट्रा दिया है। और अभी कल मंडेलिया जी ने जो कहा है कि 23,000 करोड़ रुपया उनको मेडिकल के लिए और इस संकट से उबारने के लिए मिला है। तो सरकार के पास पैसे के आने के सोर्स भी तो तैयार होने पड़ेंगे, तभी तो जाकर के इस महामारी से बचे।